हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईडू विद पूजा। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 10th के इतिहास से फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का अति लघु उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है? इसका उत्तर है राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। सेकंड क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? तो इसका उत्तर है मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं होने के कारण जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं थी। जर्मनी जो था बहुत छोटे छोटे राज्य में विखंडित था, इसी कारण और उनमें जो है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमता बहुत अधिक थी होने के कारण जो है जर्मनी का एकीकरण में एक बाधा उत्पन्न हो रही थी। फोर्थ है क्वेश्चन, मेटरनिक युग क्या है? तो उत्तर इसका देखते हैं। 1815 ईस्वी के वीना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक जो था एक घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक युग जो है 1815 ईस्वी के वीना सम्मेलन के पश्चात शुरुआत हुई थी और मेटरनिक जो था घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। चलिए तो अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लघु उत्तरीय में फर्स्ट क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो उसका उत्तर देखिए। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित थे। इस प्रकार थे, जिसमें है मध्यम वर्ग का शासन पर असीम प्रभाव। सेकेंड है समाजवाद का प्रसार। थर्ड है गीजो नामक कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध। चौथा है फोर्थ है लुई फिलिप की नीतियों का विरोध। ये सब जो कारण है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के एक कारण बना था। तब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इटली, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो जैसा कि मैंने डिस्कशन के माध्यम से बुक पढ़ाते वक्त इसका बात भी की थी इस सब क्वेश्चन का, तो आप चाहे तो पहले उसको अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा बुक को, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाइए ताकि आपको सहूलियत हो और अच्छे से लाभ पहुंचे आप लोग को। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया जाने लगा, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी की हार हुई। धीरे धीरे इटली में जन जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। जर्मन राज्यों में बढ़ते हुए विद्रोह को ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबाया। तो इस तरह जो है ऑस्ट्रिया का भूमिका रहा कि ऑस्ट्रिया ने जो है इटली और जर्मनी जैसे राज्यों पर अपना अधिकार जमाया।
इसी कारण जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का भूमिका रहा। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैलाया गया, नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, इसका वर्णन करना है। तो नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया तो उसने छोटे छोटे राज्यों का अंत कर दिया। उसने रिगाओ, फेर्रा, बोलोना तथा मोडेना को मिलाकर एक छोटे से गणराज्य की स्थापना कर दी। इसे ट्रांसपार्निका गणतंत्र कहा गया था। इससे वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम जो था वो इटली पर अधिकार किया और जो छोटे छोटे राज्य थे जैसे कि रिगाओ, फेर्रा, बोलोना और मोडेना, ये सबको मिलाकर एक छोटे से गणराज्य का स्थापना किया। इसे ट्रांसपार्निका गणतंत्र कहा गया। इसी के बाद जो है लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का उद्भव हुआ। अब 4 क्वेश्चन देखते हैं। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो उत्तर इसका है, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। गैरिबाल्डी ने अपने जो कर्मचारी था और स्वयंसेवक था उन लोग की मदद से लाल कुर्ती का गठन किया। इसकी सहायता से 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया गया। इसके बाद सिसिली पर विजय पाई। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरिबाल्डी का समर्थन बन गया। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। गैरिबाल्डी जो था ये गणतंत्र का स्थापना किया और विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। बाद में उसने काबूल के परामर्श पर पोप पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। उसने विक्टर इमैनुअल को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया और सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया। गैरिबाल्डी जो था उसने जो है ये काबूल के परामर्श पर पोप पर कब्जा किया और उसके बाद जो है विक्टर इमैनुअल को सत्ता सौंप दिया। उसके बाद वो जो है संयुक्त इटली का राजा विक्टर इमैनुअल को घोषित कर दिया और सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया। यही गैरिबाल्डी का कार्य का चर्चा है। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? इसमें बताना है कि जो विलियम वन था उसके बगैर क्या जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था? संभव नहीं हो पाता। तो कैसे? तो जर्मनी 1830 में विलियम प्रथम जो था प्रशा का शासक बना। वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। उसने जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। जनवरी जो 1830 में जो है विलियम प्रथम प्रशा का शासक बना और वह काफी जो है साहसी, व्यवहार कुशल, योग्य सैनिक था और सिंहासन पर बैठते ही जो है जर्मन राष्ट्रों में एकता में बांधने का काम किया और इसी के बाद ध्यान रखकर जो है ये बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अतः विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था।
अगर विलियम वन उसे अपना चांसलर नियुक्त नहीं करता तो इसके बाद जो है बिस्मार्क का योगदान ये जर्मनी के एकीकरण में नहीं हो पाता और उसके लिए कठिन हो जाता। इस तरह हम कह सकते हैं कि विलियम प्रथम के बिना जो है जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो के साथ, लघु उत्तर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर के साथ। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।